Hello everyone, welcome you all to Anthropology Research Classes, and today we are going to discuss about culture bound syndrome. So today's topic is culture bound syndrome. ठीक है, अभी रिसेंट जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम हुआ है जनवरी 2025 में, उसमें ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स में। और कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स वो सिंड्रोम्स होते हैं, जैसा कि नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, कि द सिंड्रोम्स विच आर कल्चरली बाउंड मीन्स दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक कल्चर। ठीक है, तो ये एक कुछ कलेक्टिव सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखाई देते हैं जो एक किसी विशेष कल्चर में रहने वाले लोगों में दिखाई देते हैं, तो दैट इज कल्चरली बाउंड। ठीक है, तो कल्चर बाउंड सिंड्रोम कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि किसी विशेष कम्युनिटी या जो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करती है, उनमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कलेक्टिव जो आपको सिम्टम की बॉडी में दिखाई देते हैं, और उन्हीं को हम कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स कहते हैं। तो कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स जब इसको सबसे पहले जो है डीएस मींस डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ये एक मैनुअल था जो कि सबसे पहले इसको अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 2000 में इसका जो है मतलब इसको फाउंड किया, और इसमें इन्होंने 25 फॉर्म्स ऑफ एबरेंट बिहेवियर्स को इंक्लूड किया। मीन्स जो कुछ सर्टेन सोसाइटीज या कल्चरल एरिया में रहने वाले लोगों तक ही सीमित थी। तो दीज 25 फॉर्म्स ऑफ एबरेंट बिहेवियर्स, या कह सकते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स या कल्चर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स, या कुछ फियर्स या एंजाइटी स्ट्रेस लाइक सिचुएशंस जो कुछ सिम्टम्स शो करती हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स को DSM-4 में इंक्लूड किया गया। ठीक है, DSM-4 मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इट वाज फाउंडेड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन इन 2000। ठीक है, और इसी में इस तरह के 25 बिहेवियर्स को इंक्लूड किया गया, और इसमें हमने जो मतलब इन्होंने इंक्लूड किया, उसमें कुछ कल्चर डिसऑर्डर्स की बात की गई या कल्चर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स की बात की गई, जिनको हमने कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स का नाम दिया। ठीक है, तो इन्हीं को कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स कहा गया, जो कि कुछ मेंटल या साइकिक डिसऑर्डर्स भी माने गए। ठीक है, पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है, मीन्स जो इसमें जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिजिशियंस होते हैं, उसको न्यूरोसाइकोलॉजिकल डायमेंशन से देखते हैं, पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको रिलेट करते हैं किसी विशेष कल्चर से। एंड दे हैव द टेंडेंसी, मीन्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव द टेंडेंसी टू एम्फसाइज द रिलेटिविस्टिक एंड कल्चर स्पेसिफिक डायमेंशंस of the syndromes, while the physicians tend to emphasize the universal and neuropsychological dimensions. ठीक है, तो ये व्यू पॉइंट में अलग है दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फिजिशियंस। तो इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स को मतलब के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि दीज आर कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स, मींस these are specific to certain specific cultures. Okay, so these can be said as anxiety disorders, culture specific disorders, fears, culture illness, etc. ठीक है, इनको हम कल्चर इलनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कल्चर इलनेस, तो इनका डिफरेंट नाम जैसा कि हम लोग ने लिया कि कल्चर इलनेस कह सकते हैं, कल्चर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, और ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी कहे जा सकते हैं। और ये ना सिर्फ वेस्टर्न कल्चर, ना सिर्फ वेस्टर्न कल्चर पर ऑल अराउंड वर्ल्ड ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो कल्चर बाउंड सिंड्रोम आपको विभिन्न कल्चर्स में, विभिन्न कम्युनिटीज में ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखे जा सकते हैं आपके द्वारा। ठीक है, तो बोथ वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न कल्चर्स मीन शुरुआत में ये माना गया कि दीज कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स दे आर लिमिटेड टू certain western cultures only, but nowadays
these are found in both western and non-western cultures। मीन्स ये दोनों में ही दिखाई देते हैं। और आज के ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में, जिसमें ग्लोबलाइज्ड है पूरा वर्ल्ड, हर हम कम्युनिकेशन माध्यम या दूसरे और भी तरीकों से हम आपस में इतने जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई भी जो सिंड्रोम है या कोई भी डिजीज है, वो एक निश्चित ज्योग्राफी तक नहीं सीमित रहती, एक निश्चित कल्चर तक नहीं सीमित रहती। वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस तरह के आपको सिंड्रोम्स या इस तरह के सिम्टम्स डिजीज के फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो इनको इलनेस का वर्ड कहा, मतलब टर्म यूज किया गया, नॉट डिजीज। मीन्स दीज आर नॉट डिजीज, पर लॉन्ग टर्म में रहने की वजह से ये डिजीज कॉज कर देते हैं। इवन वो कुछ की डेथ भी हो जाती है अगर कुछ ज़्यादा वायलेंट या एग्रेसिव बिहेवियर होता है जिसका ब्रेन पर असर पड़ता है। ठीक है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर मीन्स स्ट्रेस लाइक सिचुएशंस में जैसा आमतौर पर लोग बिहेव करते हैं, वैसा ही कुछ हमको कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। फियर लाइक सिचुएशन, हैट्रेड, फियर, एग्रेशन, ये सारा कुछ हमको दिखाई देता है। ठीक है, this culture bound syndrome word was first coined by P.M. Yap in 1967, and one another date is given, that is 1974. Okay, McLachlan wrote about culture bound syndrome in a book, Culture and Health: A Critical Perspective Towards Global Health, in 2006. Okay, so in this book, McLennan wrote about the culture bound syndromes, और उन्होंने इनकी जो है मीन्स डिस्क्राइब किया है डिफरेंट कल्चरल सिंड्रोम्स को। अब हम बात कर लेते हैं DSM-4, जिसको कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। It was founded in 2000 by American Psychiatric Association, in which there is a description of 25 forms of aberrant behaviors which are limited to a certain societies and cultural areas. And in this DSM-4, it was found that there are two types of constructs, etic constructs and emic constructs। एटिक मीन्स एटिक एमिक हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, मार्विन हैरिस ने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कि हम एमिक और एटिक स्टडीज या व्यू पॉइंट की बात करते हैं जब हम फील्ड वर्क में जाते हैं। तो एटिक होता है कि आउटसाइडर्स व्यू, मीन्स जो एक रिसर्चर के रूप में हम किसी कल्चर को देखते हैं, तो वो एक बाहर से जो एक कल्चर को देखने का एक व्यू पॉइंट होता है, एक तरीका होता है, ये जो हमारा विचारधारा बनती है किसी भी कल्चर के प्रति, उसको हम एटिक कहते हैं। और एमिक होता है इनसाइडर्स या नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी कल्चर में जब हम स्टडी करते हैं तो उनके जो इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू मीन जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, कम्युनिटी के नेटिव्स हैं, वो जो जैसा कल्चर के बारे में सोचते हैं उसको हम एमिक कहते हैं। तो DSM-4 में टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट देखा गया, एटिक एंड एमिक। और एटिक मीन्स अक्रॉस द कल्चर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं which exist across the cultures, लाइक एमोक है जो कि मलेशिया एंड पोर्टो रिकन कल्चर्स में पाया जाता है। जबकि एमिक जो होते हैं कुछ इंडिजिनस है कुछ एक स्पेसिफिक कल्चर में, जैसे अटैक दी नर्वियोस है, सुस्टो है अमंग द हिस्पैनिक्स। ठीक, DSM-5, अब जो फिफ्थ इसका एडिशन DSM का किया गया, DSM मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इसका जो फिफ्थ एडिशन आया उसमें कल्चर बाउंड सिंड्रोम वर्ड को हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी तक हम जिस वर्ड की बात कर रहे थे कल्चर बाउंड सिंड्रोम, इट वाज रिप्लेस्ड विद द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, नाउ न्यू टर्मिनोलॉजी वाज यूज्ड, दैट इज कल्चर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रेस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्चर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रेस जो वर्ड है वो किस मैनुअल में यूज किया गया था, whether in DSM-4 और DSM-5। तो योर आंसर विल बी DSM-5। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रेस जो कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस वर्ड है वो रिप्लेस किया गया, मींस कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स को रिप्लेस करके इसकी जगह पर ये नया टर्म यूज किया गया। ठीक है, कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस की बात होने लगी, अब कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स को यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस की बात की गई DSM-5 में, जिसमें कि पहला है कल्चरल सिंड्रोम्स,
अब कल्चरल बाउंड सिंड्रोम्स की बजाय यहाँ पर कल्चरल सिंड्रोम सिंपली कहा गया। कल्चरल सिंड्रोम्स कहने के पीछे इनका कारण ये था कि ये किसी भी कल्चर से जुड़े हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कल्चर या कुछ कल्चरली बाउंड सिंड्रोम्स ना होकर ये कल्चरल सिंड्रोम्स हैं, मीन्स विच नीड नॉट बी बाउंड और लिमिटेड टू लोकल कल्चर्स। ठीक है, तो वो एक साथ कई कल्चर में पाए सकते हैं, विभिन्न कल्चरों में अराउंड द वर्ल्ड ये पाए जा सकते हैं, तो इनको कल्चरल सिंड्रोम्स कहा गया। देन सेकेंड इज कॉजल एक्सप्लेनेशंस और एट्रीब्यूशंस, जिसमें कि फ्राइट, इलनेस, सुस्टो जो है आता है। एंड देन थर्ड इज द कल्चरल इडियम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जिसमें कि एवरीडे वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रेस दैट कट अक्रॉस द सिंड्रोम्स, जैसे नर्व्स है। ठीक है, तो इसमें तीन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस को इंक्लूड किया गया DSM 5 में। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है नेक्स्ट एग्जाम्स में कि कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस जो वर्ड है वो किस DSM में इंक्लूड किया गया, तो आप कह सकते हैं DSM 5 में। एंड कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स किस में यूज किया गया था, DSM 4 में। तो DSM 4 में सबसे पहले हमने कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स की बात की थी, एंड DSM 5 में हमने कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस की बात की, और जिसमें कि तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर बाउंड ऑफ डिस्ट्रेस बताए गए, जिसमें कल्चर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रेस बताए गए। इसमें पहला था कल्चरल सिंड्रोम, मींस ऐसे सिंड्रोम्स जो किसी एक कल्चर से बाउंड नहीं है। कॉजल एक्सप्लेनेशंस या एट्रीब्यूशंस, किसी कॉज से जुड़े हुए एक्सप्लेनेशन या एट्रीब्यूशन जिसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स शो कर सकते हैं, जैसे फ्राइट इलनेस है, मींस डर की वजह से, तो सुस्टो भी कहते हैं उसको। ठीक है, जो हिस्पैनिक कम्युनिटी में दिखाई देता है। और जो है कल्चरल ईडियम्स ऑफ डिस्ट्रेस एक थर्ड टाइप है, जिसमें कि एवरीडे वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह तीन टाइप्स हमको दिखाई देते हैं इन DSM 5। ओके, इनको कल्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस कहा गया। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा। और DSM 5 2013 में ये वाला लाया गया था, 2013 DSM 5। DSM 5, ठीक है, तो DSM 5 कब लाया गया था, 2013 में, और DSM 4 2000 में। ओके, तो ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा। एंड दिस कल्चर बाउंड सिंड्रोम वाज फर्स्ट पॉइंट बाय PM, या ओके। देन कम्स द नेक्स्ट, मींस इसी में फर्दर रिवीजन करके एक ICD-10 करके कुछ ये आया, जिसमें कि ये एक नया टाइप का क्लासिफिकेशन था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ये 10th वर्जन था, इसीलिए इसको ICD-10 कहते हैं। और इसमें भी कुछ इस तरह के साइकिक या मेंटल डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें एमोक है, धात है, कोरो है, राता, अटैक द नर्वास, पेलेंग, पिब्लोक्टो, सस्टो, ताजिन फ्योफुशो, यूफियाने, साका, फियर ऑफ इंडिगो। ठीक है, तो इस तरह कुछ डिसऑर्डर्स को इसमें इंक्लूड किया गया ICD-10 में। तो ICD-10 आता है फर्दर DSM 5 के बाद। कल्चर फॉर्मुलेशन इंटरव्यू, ये भी एक टर्म है, आप देख लीजिएगा। ये जब DSM 5 आया तो ये नया एक क्लिनिकल टूल था, जिससे कि जो उनके सोशल कल्चरल जो भी मींस किसी भी कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ये इसकी वजह से हेल्प मिलती थी, कल्चरल फॉर्मुलेशन इंटरव्यू की वजह से, और उससे हम उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ सकने में इसमें हेल्प मिल रही थी, और जिससे कि उसको सॉल्व किया जा सके, मीन्स डायग्नोज की जा सके प्रॉब्लम्स, एंड देन जो क्लिनिशियंस हैं उनको वो सॉल्व कर सकें। तो इस तरह ये एक नया क्लिनिकल टूल था, बाय हेल्पिंग द क्लिनिशियंस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस ऑफ इलनेस एक्सपीरियंस that can lead to changes in the diagnosis of psychosis, increase recognition of adjustment disorders and other problems। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को किसी भी एक स्थिति या एक विषय वस्तु से उनकी एक बिलीफ होती है,
या जो उनका सुपरस्टिशन कह सकते हैं, और वो भी कई बार सिंड्रोम का कारण बनता है। कुछ ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ पर किसी स्टोन में उन्होंने बिलीव की कि वो स्टोन ही सारी जो कैलेमिटीज या जो भी डिसीजेस किसी गांव में आती हैं, वो स्टोन ही उसका कारण है, तो वो स्टोन हटा देंगे तो वो सारी डिजीजेस या कैलेमिटीज हट जाएंगी और गांव फिर से सुखी और समृद्ध हो जाएगा। तो इस तरह एक कुछ सिंड्रोम्स देखे गए कुछ जगहों में, जिसमें कि लोगों की ऐसी बिलीफ थी और उससे उस तरह के उनके अंदर डिसऑर्डर्स पैदा होते थे। इसी तरह कुछ में ये बिलीफ होती है कि कोई एक पत्थर या कोई एक हिल है या कोई एक पेड़ है जिसको अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो नुकसान पहुंचाने की वजह से भी कुछ इस तरह के कैलेमिटीज आ सकती है, डिजीज आ सकती है, और उसमें भी उनके अंदर कुछ ऐसी बिलीफ की वजह से, सुपरस्टिशन की वजह से वो अजीब टाइप की हरकतें करते हैं। ये कुछ उनके पेन मतलब बॉडी में अजीब टाइप का बिहेवियर शो करता है, और उसी को भी हम कल्चर बाउंड सिंड्रोम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटीज, एथनिक ग्रुप्स या कह सकते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज में आपको कल्चर बाउंड सिंड्रोम दिखाई देंगे। ठीक है, मोस्टली मोस्टली कह सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड है, मोस्टली ये ट्राइबल कम्युनिटीज में दिखाई देते हैं। बट आज के समय में हमको ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इन ऑल टाइप ऑफ कम्युनिटीज हमको कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ही नहीं सीमित है, पर बेसिक अगर स्टडी की जाए तो ये इनको इसीलिए कल्चर बाउंड सिंड्रोम कहा गया, क्योंकि अभी भी स्टडी में तमाम कुछ स्पेसिफिक कल्चर तक ही आपको इस तरह के सिंड्रोम मिलेंगे। पर क्योंकि कम्युनिकेशन या दूसरे माध्यमों से ये चीज़ें दूसरी कम्युनिटीज तक भी फैल जाती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ये आपका जो वेस्टर्नाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इन वजहों से क्योंकि कांटेक्ट होते हैं दो डिफरेंट कम्युनिटीज में, तो ये जो डिसऑर्डर्स है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी तक ना रहकर दूसरी कम्युनिटीज में भी फैल जाते हैं। इस तरह की भ्रांतियाँ या इस तरह के जो समाज में बिलीव्स होती हैं वो फैलती हैं, और उसके थ्रू वो डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर बिलीफ से स्टार्ट होता है एंड देन वो डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कल्चर बाउंड सिंड्रोम की बात की। Now here is a list of culture bound syndromes. Means different countries, किन countries and किन communities में आपको culture bound syndrome मिलेगा। उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है, जो कि DSM-4, DSM-5 और ICD-10 में इंक्लूड किए गए थे। ऐसे कुछ यहाँ पर डिसऑर्डर्स के नाम है, जिसमें अमोक है। अमोक पर अभी इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये किस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मलेशिया से, ये मलेशिया की मलया कम्युनिटी से मेनली ये पाए जाते हैं अगर कल्चर बाउंड सिंड्रोम की बात करें। नहीं तो दूसरी जगहों में भी हमको ये मिलता है, जिसमें पोर्टोरिकन्स हैं, लॉर्टियंस हैं, फिलिपिनोज हैं, पोलिनेशियंस हैं, पापुआ न्यूगिनिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको अमुक जो है, माल्डीपीलिया कहते हैं इसको, ये हमको मिलता है। और इसके जो इसके सफ़र करते हैं इस डिसऑर्डर से लोग, वो अटैक करते हैं ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमन, मीन्स ऑफेंसिव एक्ट करते हैं, बहुत वायलेंट बिहेवियर शो करते हैं, एग्रेसिव एंड होमिसाइडल बिहेवियर, जैसा कि स्ट्रेस में कुछ लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ बिहेवियर को शो करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। ओके, देन अटैक दी नर्वस, एंजाइटी, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होती है, फिजिकल एग्रेशन शो करते हैं। ये अमंग द हिस्पैनिक्स दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा हिस्पैनिक्स में, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज में भी होता है। ठीक है, तो हिस्पैनिक्स में स्पेनिश लोग होते हैं, हमें दिखाई देता है। देन वेबेनियन है, जो कि इंडोनेशिया में आपको दिखाई देगा, ये इस तरह के डिसऑर्डर। बफी डेलियरांटे हैं, सडन एग्रेशन उसमें शो करते हैं, इसमें हाइटी एंड वेस्ट अफ्रीकन भी दिखाई देता है। देन ब्रेन फैग जो है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम है, जो कि हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में दिखाई देता है। स्ट्रेस फॉर सक्सेस या लैक, इसमें जो इससे सफ़र करते हैं ब्रेन फैग से,
उनके दिमाग पर असर पड़ता है और उससे उनका जो कंसंट्रेशन है वो लूज कर जाते हैं, अच्छे से हियर नहीं कर पाते हैं और किसी चीज़ पर विशेष उनका ध्यान नहीं बन पाता है। तो ऐसे बच्चों में ये ब्रेन फैग दिखाई देता है। और ब्रेन फैग हमको दिखाई देता है वेस्ट अफ्रीकन या अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स में, हाई स्कूल स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में। ओके, देन कोलेरा आता है, एंजर एंड रेज हिस्पैनिक्स के अमंग दिखाई देता है। देन धात आता है, धात इंडिया का कल्चर बाउंड सिंड्रोम है। इसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन हो जाता है अमंग मेन, और ये इंडिया में स्पेसिफिकली पाया जाता है, बट इन नियर कंट्रीज में भी, जो सराउंडिंग कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें भी इंडिया के पाया जाता है, जिसमें कि पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना में भी पाया जाता है। ठीक है, चाइना में धात लाइक जो एक सिचुएशन है डिसऑर्डर, उसको शेंक्वी कहते हैं, शेंक्वी। ठीक है, तो चाइना में इसी को शेंक्वी कहते हैं धात को, और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज में भी धात पाया जाता है, पर मोस्टली इट इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इसको हिंदी में धातु रोग भी कहते हैं, इसमें सीमेंट डिस्चार्ज जाता है पहले ही। देन फॉलिंग आउट होता है, सडन कोलैप्स या डिजीनेस, ये डिसऑर्डर जो साउथ यूनाइटेड स्टेट, कैरिबियन, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज में दिखाई देता है। देन घोस्ट सिकनेस एक आता है जो कि नेटिव अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स में दिखाई देता है, घोस्ट सिकनेस, और ये विचक्राफ्ट से जुड़ा होता है, जिसमें कि जो जैसे है हमारे इंडिया में भी होता है कि वो भूत कहते आ गया है, किसी की बॉडी को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, पोजेशन कर लेता है, और उसमें वो मेल एंड फीमेल वॉइस मीन्स अलग अलग निकलती है, तो उस तरह घोस्ट सिकनेस इसको कहते हैं, और इससे बॉडी वीक हो जाती है, कंफ्यूजन की स्टेट आ जाती है, तो इस तरह घोस्ट सिकनेस कहते हैं, जो कि नेटिव अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स में मिलता है। देन हिकीमोरी, हिकिकोमोरी एक इम्पॉर्टेंट ये डिसऑर्डर है, जो कि जो जापान के यंग एडल्ट में पाया जाता है, जो कि आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो अकेलापन में रहना उनको अच्छा लगता है, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचते हैं, क्राउड से, और ऐसे लोगों में ये हिकिकोमोरी दिखाई देता है। ये जापान का है डिसऑर्डर। देन हुआ ब्यूंग जो है, ये पेन अपर एब्डोमेन में टायर्डनेस की शो करता है, अपर एब्डोमेन में पेन होता है हुआ वायु में। ये एशिया में खासकर ये आपकी जापान, चाइना और इस तरह की कंट्रीज में शो करते हैं। देन झिनझिनिया आता है, झिनझिनिया इंडिया का सिंड्रोम है, झिनझिनिया इंडिया से बिलोंग करता है। देन कोरो आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम है, और इसमें क्या होता है, ये भी साउथ एंड ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इसमें चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और भी कुछ नेबरिंग कंट्रीज में पाया जाता है। कोरो मीन्स इट्स अ बिलीफ अमंग द मेन अबाउट रिट्रैक्टिंग जेनाइटल्स, मीन्स उनको लगता है कि उनके जेनाइटल ऑर्गन्स जो है वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स श्रिंक कर रहे हैं, बॉडी में घुस जा रहे हैं, मीन्स खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा उनको बिलीफ होता है कोरो में, और इससे रिलेटेड फिर वो अलग अलग बिहेवियर शो करने लगते हैं। इसका एक प्रकार का उनको स्ट्रेस या टेंशन होता है, जिससे कि वो कुछ बॉडी में बिहेवियर या शो करते हैं। विमेन में भी पाया जाता है रिट्रैक्टिंग निपल्स या वल्वा के केस में। तो ये इस तरह की कुछ साउथ एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपको ये इस तरह का कोरो मिलेगा, कोरो डिसऑर्डर, इसमें रिट्रैक्टिंग जेनाइटल से जुड़ा हुआ है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा कि सिम्टम से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी इस बार जो क्वेश्चन आया जनवरी 2025 में जो क्वेश्चन अभी रिसेंट पूछा गया है, वो आपका मींस डिसऑर्डर के नाम और कम्युनिटी या कंट्री से जोड़ के देखा गया है, लेकिन हो सकता है कि जो आगे किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो मींस डिसऑर्डर्स हैं उनके सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम से मैच कराने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड सिम्टम्स को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योफुशो है। अब क्योफुशो या हिकिकोमोरी, ये नाम सुनते ही आपको कुछ लगेगा कि ये जापान, चाइना, इन तरह की कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। तो क्योफुशो मेनली ये ताइजिन क्योफुशो जो है जापान से जुड़ा हुआ है, पर क्योफुशो अगर सिर्फ आता है तो एशियंस लिखा है, मीन्स मोस्टली उसमें
ईस्ट एशियन कंट्रीज के नाम आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लाटा। लाटा जो है वो एशिया में पाया जाता है लाटा। और ईमू एक स्पेसिफिक लाटा टाइप का ही एक डिसऑर्डर है, ईमू, जो कि आइनू पीपुल जो जापान के हैं, होकाइडो में रहते हैं, उनमें आइनू में पाया जाता है, ठीक है, ईमू। तो लाटा जो है एशिया में मोस्टली ये ईस्ट एशियन कंट्रीज में और साउथ एशियन कंट्रीज में भी हो सकता है, लेकिन ये ईस्ट एशियन हम मानेंगे। और जिसमें कि इमिटेशन करते हैं, मीन्स जनरली वो कोई आपके बगल में कुछ बोलता रहे तो उसको, या जिस तरह की एक्टिविटीज करता है वैसा ही दूसरा कुछ इमिटेट करने लगता है जो इस डिसऑर्डर से प्रभावित होता है। और ईमू में भी ऐसे ही होता है, इसका नाम ही ईमू और आइनू पीपुल में पाया जाता है, ठीक है। आइनू होकाइडो के, जापान के आइनू पीपुल। ओके, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हो गए। यहाँ पे कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि मैकिज्मो है। मैकिज्मो जो है लैटिन अमेरिकन स्पेनिश, जिसमें कि हिस्पैनिक्स भी आप ले सकते हैं, हिस्पैनिक वर्ड भी यहाँ यूज हो सकता है इनके लिए। पोर्टोरिकन गुरेज कम्युनिटी में भी पाया जाता है। देन मालडी ओजो एंड माल पुस्टो, ये मालडी ओजो माल पुस्टो इस तरह का अगर नाम आ जाए तो अब हिस्पैनिक लगाइएगा, हिस्पैनिक्स में पाया जाता है और अफ्रीकन अमेरिकन में भी पाया जाता है। जैसे वुडू डेथ पूछा जा सकता है, तो वुडू डेथ आपको अफ्रीकन अमेरिकन या हिस्पैनिक्स में लगाना है। रूट वर्क्स पूछा जाता है या सिंपली रूट आ सकता है, तो आपको हिस्पैनिक्स या अफ्रीकन अमेरिकन में लगाना है, ठीक है। माल्डियोजो, जिसको कि एविल आई भी कहते हैं, इसमें इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डायरिया, एंजाइटी एंड वोमिटिंग, ये भी हिस्पैनिक्स में ही है। तो इस तरह के नाम से ही आप इसको जोड़ सकते हैं, हिस्पैनिक्स में होगा माल्डियोजो मालपुस्टो। देन ओडेओरी है, ये नाइजीरिया में पाया जाता है। पिब्लोक्टोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछा भी गया था, और इसमें एक्साइटिव कोमा लाइक डिसऑर्डर मतलब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये एस्किमोज में पाया जाता है, एस्किमोज आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन्स के एस्किमोज जो हैं उनमें आपको पिब्लोक्टोक देखा जा सकता है। इसी तरह पजेशन सिंड्रोम होता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है। शिनब्यूंग, शिनब्यूंग आपका कोरिया का है, वीकनेस इंसोम्निया टाइप के इसमें फीचर्स सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देन सुस्टो आ गया, सुस्टो जो है हिस्पैनिक्स में ही है, इस पर पूछा गया था सुस्टो। सुस्टो फ्राइट इलनेस भी कहते हैं इसको, एस्पैंटो मिलेडो पाज्मो इस तरह के नाम भी इससे जुड़े हुए हैं। फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस में होता है और ये मेस्टिजो कम्युनिटी है उसमें पाया जाता है सुस्टो, हिस्पैनिक्स में ही है। तो या मेस्टिजो पूछा जाए तो, हिस्पैनिक्स पूछा जाए तो आप उसमें लगा देंगे इसको, मीन्स उससे मैच करा देंगे। जिसमें मेस्टिजो ये एक हाइब्रिड कम्युनिटी जिसमें कि स्पेनिश मैन एंड इंडियन वुमेन का ये हाइब्रिड है मेस्टिजो, ठीक है। इस तरह सुडू है, सुडू इंडिया में पाया जाता है, तमिलनाडु। तो आपने देखा कि धातु रोग है, धात इंडिया का था, जिनजिनिया इंडिया का था, सूडू भी इंडिया का है, जो खासकर तमिलनाडु में साउथ इंडिया में पाया जाता है। देन टाइजिन क्यों पूछो, अभी हमने पढ़ा था क्यों पूछो, जो एशिया में लिखा था हम लोगों ने, मोस्टली ईस्ट एशिया कह सकते हैं, लेकिन ताइजिन क्यों पूछो स्पेसिफिकली ये जापान का है, ताइजिन क्यों पूछो, ठीक है। इस तरह टाबा काजो है जो कि चिली का है। उफुफुआने हैं जो कि साका भी कहते हैं, उफुफुआने को साका भी कहते हैं। ये केन्या, जुलू, कोसा, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। देन वाकिंको है जो कि अमेरिकन इंडियंस में पाया जाता है। विंड एंड कोल्ड इलनेस कहते हैं, ये हिस्पैनिक्स एंड एशियंस में है। एंजार है जो कि इथियोपिया, सोमालिया, ईरान और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज में पाया जाता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स आपको कुछ स्पेसिफिक कल्चर्स में दिखाई देते हैं, बट लेटर इनको हम कल्चरल सिंड्रोम्स में लाते हैं, पहले इनको हम कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स कहते थे, पर अभी भी स्पेसिफिकली ये कुछ कल्चर बाउंड सिंड्रोम ही है जो कि किसी स्पेसिफिक कल्चर में पाए जाते हैं, ठीक है। पर एक साथ बहुत सारी जब कंट्रीज में मिलते हैं तो वो कल्चरल सिंड्रोम्स हो जाते हैं, नॉट कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स होते हैं, ओके। Here is a question on culture bound syndrome. In list 1 there is a list of culture bound syndromes. 4 culture bound syndrome का नाम दिया गया, एंड लिस्ट 2 में कुछ कम्युनिटी का नाम दिया गया है।
तो अब यहाँ पर आपको मैच कराना है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा पिबलोकटुक जो है वो एस्किमोज में पाया जाता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन से जुड़ जाएगा। एमोक जो है वो मलेशिया से जुड़ता है, तो मलया हो जाएगा, मलय। देन सुस्टो हिस्पैनिक्स में है, मेस्टिजो पीपल हो जाएगा, मेस्टिजो जो कि स्पेनिश और इंडियंस का मिली जुली कम्युनिटी है। एंड मैकिस्मो का हो जाएगा गुरेज, गुरेज कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया पेप्लोटॉप हो गया एस्किमो, तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन सेकंड में, यही होगा सही। ए का 4 दिया हुआ है, देन एमओ का बी का होगा 3, ठीक है। सी का 1 बिल्कुल सही, एंड डी का 2, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओके। Then here are some books which are written on culture illness, culture bound syndromes. तो कुछ बुक्स के नाम हैं, उनके ऑथर के नाम हैं, हो सकता है पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो आप इसको पढ़ लीजिए। ब्यूर फ्रैंक का 2016 का बुक है द ज्योग्राफी ऑफ मैडनेस, द ज्योग्राफी ऑफ मैडनेस, पेनी थीव्स, वुडू डेथ एंड द सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रेंजेस्ट सिंड्रोम, वर्ड्स स्ट्रेंजेस सिंड्रोम, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ मैडनेस एक बुक है जो फ्रैंक ब्यूर्स की बुक है, 2016 में लिखी गई थी। फिर 2001 में किरमेयर एलजे की एक बुक है कल्चरल वेरिएशंस इन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, implications for the diagnosis and treatment, जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकेट्री में ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल 2001 में। देन ऑर्थर क्लीनमैन की एक बुक है 1980 में, उन्होंने लिखा था पेशेंट्स एंड हीलर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें, यहाँ पर नहीं अरेंज है, तो क्रोनोलॉजिकली अगर अरेंज करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। क्रोनोलॉजिकली अगर अरेंज करते हैं तो ऑर्थर क्लीनमैन की बुक सबसे पहले आएगी, ठीक है। ऑर्थर क्लीनमैन की बुक आएगी जो यहाँ पर बुक लिखी गई मेंशन की गई है, बाकी आप और भी देख सकते हैं। देन साइमंस की बुक आएगी सेकंड, साइमंस की, ठीक है। जो यहाँ पर बुक मेंशन की गई है उनमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्लीनमैन की बुक आती है जो 1980 में पब्लिश हुई। देन 1985 में आरसी साइमंस की बुक है। देन 2003 की बात करें, 1 की बात करें तो किरमेयर की आ जाएगी भी। एंड देन 2003 आता है लॉनर, जॉन लॉनर, ये फोर्थ में रख सकते हैं आप, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अरेंज करने के लिए, तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। तो कई एंगल से आपको याद करना होगा, एक तो क्रोनोलॉजिकली, फिर ऑथर एंड दियर बुक्स मैच कराने के लिए आ सकती है, और कुछ दूसरे तरह के भी बुक्स के साथ इसको मैच करने के लिए आ सकता है। जरूरी नहीं कि कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स की ही सारी बुक्स हो सकता है दूसरे तरह की बुक्स हो और उसमें एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम की बुक हो, तो वहाँ भी आपको ऑथर का नाम मालूम होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकली भी आ सकता है, तो उसमें भी आप तैयार रहिएगा। तो 2004 की एक बुक है मैकलेलन की, ये भी 5वें नंबर पे रख सकते हैं, यहाँ पर भी 5वां है। एंड देन छठे नंबर पे आप मैकलेलन की 2006 की बुक रखेंगे, इसको 6 नंबर पे रख देते हैं। एंड देन आता है आपको लास्टली 2016 की बुक फ्रैंक व्यूअर्स की, ये रख देंगे हम 7th नंबर पे, अगर हम इसको ईयर वाइज अरेंज करेंगे, ठीक है। तो जॉन लॉनर की बुक हमने देखा फोक इलनेस एंड मेडिकल मॉडल पे लिखा है उन्होंने। ऑर्थर क्लीनमैन ने 1980 में पेशेंट्स एंड हीलर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर लिखा है, ठीक है। एक्सप्लोरेशंस ऑफ द बॉर्डर लैंड बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी, मेडिसिन एंड साइकेट्री। इस तरह मैकलेनन की एक बुक है 2006 की, जो कि अभी हम लोगों ने नेक्स्ट पिछली स्लाइड में बात की थी, कल्चर एंड हेल्थ अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ग्लोबल हेल्थ, और इसमें उन्होंने कल्चर बाउंड सिंड्रोम का जिक्र किया था, ठीक है। इस तरह आरसी साइमंस की दो बुक है यहाँ पर, रिजोल्यूशन ऑफ लाता पैराडॉक्स, यहाँ पे लाता जो सिंड्रोम है जो कि एशियन कंट्रीज में पाया जाता है, और ईमू इसी से जुड़ा हुआ जो कि हम लोग ने बयान किया कि आइनू पीपल में पाया जाता है, होकाइडो जापान के। तो लाता यहाँ पे पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ लाता पैराडॉक्स, साइमन आर सी ह्यूजीज
edited the culture bound syndromes book illness of psychiatric एंड एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट, ये इस बुक में इनका एक ही चैप्टर था। देन आरसी साइमंस की एक और बुक है 1985 में, कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स फोक इलनेस ऑफ साइकेट्रिक एंड एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1985 का ही ये दो है। ठीक है, दो ये हो गई। यही इसी बुक का नाम है जो यहाँ पर एडिटेड बुक है, इसी को अलग से यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो एक तो ये चैप्टर था, दूसरा ये पूरी बुक है इनके द्वारा एडिटेड। देन रिबुन LA 2000 कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स, ये भी एक इनके द्वारा लिखा गया है। ये एक चैप्टर है कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स पर, जो कि बुक का नाम है एम्बर एंड एम्बर की बुक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी हेल्थ इलनेस इन बर्ड कल्चर्स, और इसी में एक चैप्टर है कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स जो कि LA रिबन के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह ये कुछ मतलब वर्क हैं जो कि कल्चर बाउंड सिंड्रोम पर लिखे गए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। जिसमें मैक्लेनन का तो हम लोगों ने बताया था, आरसी साइमंस का भी देख लीजिएगा, कल्चर बाउंड सिंड्रोम पे इनकी एक बुक है। ठीक है, इसी तरह फोक इलनेस एंड मेडिकल मॉडल पे है लॉनर की बुक, और आर्थर क्लीनमैन की सबसे पहली बुक है 1980 की, जिसमें पेशेंट्स एंड हीलर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर लिखते हैं। तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम जानते हैं कि वो किस तरह एक कम्युनिटी के लोग किसी एक डिजीज को अपने खुद के जो उनका एमिक पर्सपेक्टिव वो कैसे देखते हैं, इसी को एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को रिकॉर्ड करना होता है डेटा के रूप में, ना कि उनका व्यू पॉइंट। वो एक जो कम्युनिटी का मेंबर है, रहने वाले लोकल पीपुल हैं, वो उस डिजीज या इलनेस को अपने व्यू पॉइंट से किस तरह देखते हैं, उसमें वो कुछ सुपरस्टिशन देखते हैं, और उसको विच वो अपनी ही ट्रेडिशनल मेडिसिन जो एथनो मेडिसिन होती है उससे वो ट्रीट करते हैं। तो इस तरह का हम कुछ स्टडी करते हैं कल्चर इलनेस या कल्चरल मतलब डिजीजेज में, जिसमें कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी मोस्टली एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को यही स्टडी करना होता है, किसी भी कम्युनिटी में होने वाले डिजीज या इलनेस को वहाँ के रहने वाले लोकल पीपल्स किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर ऑन कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।